What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो एक नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह को आप लोग इफेक्टिवली एंजॉय कर सको। देखियो, काम को करने के दो तरीके होते हैं। आप लोगों ने कोई काम निपटाया, आप लोगों ने कोई काम अच्छे से मन लगा के किया, तो निपटाना होता है कि हाँ बस कर दिया है काम पर, लेकिन मन लगा के किया तो इसका मतलब ये जोश के साथ में आप लोगों ने काम किया। दोनों के रिजल्ट जब आप लोग देखोगे ना, तो धरती आसमान का रिजल्ट आप लोगों को उनमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोई भी काम अगर करना है तो उसको मन लगाकर करना है, तभी वो काम आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, मॉर्निंग में जैसे मैं उठा तो मैंने लैपटॉप को ऑन किया, तो मेरे लैपटॉप में आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी काम कर रहा हूं मैं उसको ठीक करने के लिए। तो इसके चलते एक मन तो ये होता है कि यार आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, मतलब सुबह सुबह इरिटेशन हो जाती है, मतलब हैंग हो जा रहा है, घूमे जा रहा है, बहुत सारी फाइल्स उसमें से डिलीट की, रिफ्रेश किया, बहुत सारा काम किया उसमें मॉर्निंग में। तो माइंड जो है, जो ऐसा होना चाहिए, मॉर्निंग में उठते हैं एकदम रिफ्रेश रहता है, तो रिफ्रेशमेंट नहीं देखने को मिलता है फिर भी मुझे लगा कि लेक्चर है, पूरे दिन रहता है, पता नहीं अब कोई मॉर्निंग में देख रहा है, कोई इवनिंग में देख रहा है, तो आप लोगों को लेक्चर जब मिलता है तो आप लोगों के माइंड में एक अलग इंपैक्ट रहता है उस चीज का। तो लेक्चर को पूरा जोश के साथ में रिकॉर्ड करना है। आना था थोड़ा पहले पर, लेकिन लेट हो गया, उसके चलते मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पर। जो भी टेलीग्राम पर जुड़े हुए उनको पता चल जाता है लेक्चर अगर लेट होता है तो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट रहिए। यहां पर आज की कोटेशन में बात की गई है कि जो हैप्पी है आज की डेट में, जो भी लोग आज के डेट में, वो अपनी लाइफ के जो डे बाय डे की जो चीजें होती हैं उनको देखते हैं और छोटी छोटी चीजों में से खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके लिए थैंकफुल होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करने लगते हैं। एक पर्टिकुलर बंदे के पास में नॉर्मल फोन है, दूसरे के पास में आईफोन है, तो वो अपने नॉर्मल फोन से खुश नहीं होगा, वो उसके आईफोन को देखकर खुश होगा कि हाँ यार उसके पास में आईफोन है, कि मुझे भी ऐसा ही आईफोन चाहिए। तो एक तरीके से आप लोग इसको ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने अपनी खुशी जो है वो आधी कर दी। एक बार उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास कोई फोन ही नहीं है, उसके कंपेयर में तो आप लोगों के पास में बहुत कुछ है फिर भी। तो इस तरीके से लाइफ को कभी भी किसी के साथ में कंपेयर मत करो। जिस दिन आप लोगों ने कंपेयर करना अपनी लाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ में स्टार्ट कर दिया, तो ये समझिए इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने अपनी लाइफ की खुशी जो है वो आधी कर दी। आप लोग अपनी चीजों को खुश नहीं रख पाओगे, आप लोग जो चीज आप लोगों के पास में उसके लिए थैंकफुल नहीं हो पाओगे। आप लोग हमेशा ये सोचोगे कि यार मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, और आप लोग कंप्लेन करते रहोगे। और जिस दिन आप लोग कंप्लेनिंग जोन में पहुंच गए इन चीजों में, तो फिर आप लोग चाहे कितना भी एफर्ट क्यों ना डालें, आप लोग अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे, और खुश नहीं कर पाओगे तो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही बातें बोली गई। आज है मंडे, तो मंडे को काफी सारी चीजें इस तरीके से जरूरी भी है। और आज एक और इंपॉर्टेंट डे है, 27 जुलाई। 27 जुलाई जो है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर की डेथ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपने काम को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दिया कि धरती पर कोई भी ऐसा काम नहीं था दूसरा जो कि इनके, जो एक तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं थी इनकी लाइफ में जो इनके काम से ज्यादा ऊपर हो। तो इसलिए आज के डेट में हम लोग उनको याद करते हैं। एक ऐसी कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जहां पर साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर। वो कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। काफी इंटरेस्टिंग है, जाइएगा देखिएगा। हालांकि मैंने इसको शेयर भी किया है सोशल मीडिया पर, वहां अगर देख लिया तो सही है, वरना आप लोग खुद देखिएगा इसको, ठीक है। आइए अब कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। 1,64,00,000 यहां पर टोटल मिलाकर 5,194 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं। डेथ जो हो चुकी है 6,51,674 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, यहां पर 1 करोड़ का आंकड़ा ऐसा है जो लोग अब रिकवर भी कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है 43 लाख केस के साथ में, ब्राजील दूसरे नंबर पर 24 लाख केस के साथ में, इंडिया तीसरे नंबर पर यहां पर 14 लाख की कैटेगरी में हम लोग आ गए हैं। रीजन क्या है, डेली लगभग 40 से 50 हजार केस हमारी कंट्री में आ रहे हैं। कल जो केस आए ये 48,932 केस हमारी कंट्री में आए यहां पर, तो काफी बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 11,000 केस यहां पर निकल कर आए। और इसी के साथ में अगर नंबर ऑफ डेथ के मामले में बात करें तो हमारी कंट्री में इसकी वजह से 32,812 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, तमिलनाडु दूसरे पर, दिल्ली तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर, कर्नाटक 5वें पर, उत्तर प्रदेश 6वें पर, वेस्ट बंगाल 7वें नंबर पर है यहाँ पर। तो इस तरीके से डेटा आप लोग याद रख सकते हैं हल्का हल्का सा, जिससे कि आप लोगों को पता चलता रहे कि कितना सतर्क आप लोगों को रहना है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यह है झेलम रिवर। जाकर मैप में निहारेगा और फिर आप लोग देखेगा कि कहां कहां पर है झेलम रिवर, किस किस राज्य में ये आप लोगों को बहती हुई और एरिया में नजर आती है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलती है, तो थोड़ा सा नजर जरूर डालिएगा। आइए अब आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
आप लोगों की पीडीएफ पड़ी, आप लोगों की पीडीएफ भी बची हुई हैं, उनको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगी, तो उनको जाकर रिवीजन के लिए आप लोग रख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आज जो काफी लार्ज स्केल पर कवर किया गया है वो किया गया प्रशांत भूषण का केस। ये प्रशांत भूषण का केस क्या है, क्या कंडीशन बनी हुई है और आखिर ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, तो सब कुछ यहां पर जानेंगे। इसमें भी इसके बारे में बात की जा रही है, ये भी और ये भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर हांगकांग के बारे में आर्टिकल है, यहां पर आप लोगों को याद होगा एक और आर्टिकल मैंने जिक्र किया था कि हांगकांग के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया कि इंडिया को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर मुद्दे को। उसका बेसिक रीजन ये था कि यहां पर वो जो लिख रहे थे राइटर, वो थे यहां पर चाइना के एम्बेसडर जो इंडिया में है, तो वो ये बोल रहे थे कि चाइना जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। तो जानेंगे उस आर्टिकल के बारे में, कुछ बताऊंगा आप लोगों को और इसके बारे में कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा, तो इंटरेस्टिंग है, जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 के चलते हम लोग को फिर से एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहां कहां कौन कौन कंट्री क्या कर रही है, तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। मंडे को ये लेटर लिखते हैं जो एडिटर को, उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये है कार्टून और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये फिर से यहां पर राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्लियर पता होनी चाहिए माइंड में कि हमारे संविधान में अगर आप लोग बोले सेंटर और स्टेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो वो होता है यहां पर गवर्नर की पोस्ट, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो यहां पर देखता है कि क्या चल रहा है और फिर वो रिपोर्ट करता है सेंटर को उस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड। पर लेकिन गवर्नर की पोस्ट जो होती है वो एक संवैधानिक पोस्ट होती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो सेंटर का कोई इंप्लॉय है कि वो सेंटर के हिसाब से काम करेगा। तो गवर्नर की पोस्ट जो होती है उसकी एक गरिमा होती है, तो वो एक तरीके से यहां पर संविधान के हिसाब से कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में यहां पर बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। अभी यहां पर कई सारे गवर्नर के केस ऐसे निकल कर आए, जैसे वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे वो इनडायरेक्ट वे में अपने आप को सामने निकाल कर ला रहे थे एज कंपेयर टू अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अपने आप ट्विटर पर जाकर पोस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, अपने आप जाकर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर मिल रहे हैं, मतलब बिना कोई मुद्दा होते हुए प्रॉपर ढंग से। तो सिचुएशन ये थी कि एक तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है कई बार गवर्नर के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको, और वहां पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से कई बार यहां पर जो गवर्नर रूल भी यहां पर थोप दिए जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं स्टेट के ऊपर। तो ये सिचुएशन आप लोगों यहां पर देखने को मिलती है। तो वही सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों से कई बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो आइए सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों के सामने कार्टून भी है। कार्टून यहां पर क्या बता रहा है ये आप लोगों को बताना है। कल फिर इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत शानदार कार्टून है ये। आप लोग अगर इसको एनालिसिस कर पाएंगे तो आप लोग समझिएगा। यहां पर ये पर्सनैलिटी कौन है पिक्चर में, और ये नीचे कौन बैठे हुए हैं, और यहां पर ये आसपास का मुद्दा क्या बताता है आप लोगों को। तो फिलहाल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में काफी अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों को 40 से 50 शब्द लिखने हैं। तो देखता हूं क्या आप लोग लिख पाते हैं। आप लोगों ने अगर किसी ने एसएसबी दिया है तो वहां पर एक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है जिसने किसी ने एसएसबी दिया होगा, जो भी आप लोगों ने डिफेंस में सिलेक्ट होने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट दिया जाता है। तो मैंने भी दिया था यहां पर, तो मुझे उससे एक पिक्चर देखकर याद आ गया एकदम। तो अभी एक ऐसी पिक्चर आप लोगों को दिखाते हैं, उसमें बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ शब्द लिखो, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसके ऊपर कुछ शब्द लिखने हैं, तो राइटिंग स्किल भी आप लोगों की देखने को मिलेगी, और एक दूसरे जो भी लिखेंगे उसको पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ नई चीजें भी यहां पर जानने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण साहब के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके बारे में बात की जा रही है। आखिर ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, तो इतना ज्यादा न्यूज में यहां पर ये दो रीजन की वजह से, दो ट्वीट की वजह से, मतलब दो ट्वीट इनके द्वारा किए गए। तो ये जो ट्वीट है इसकी वजह से यहां पर इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लग गया, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट की गरिमा को हानि पहुंचाई है, कोर्ट का जो काम करने का तरीका है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो एक तरीके से एज ए इंस्टीट्यूशन उसको यहां पर सही तरीके से नहीं देखा जा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 50 लाख की बाइक चला रहे हैं, जो कि बीजेपी के लीडर को बिलोंग करती है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये ना तो इन्होंने हेलमेट लगा रखा है और ना ही कोई मास्क लगा रखा है, तो ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। लॉकडाउन में लोग अपने घर में पड़े हुए हैं, उनके जो राइट हैं उनका एक तरीके से आप लोग देखते हैं उनके राइट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर यहां पर एक जज जो है वो ऐसे कैसे, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कैसे यहां पर ऐसे स्टेप उठा सकता है। तो इसके चलते यहां पर ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया।
ये एक ट्वीट था। फिर दूसरा ट्वीट जो है यहाँ पर, ये आप लोग बोला गया यहाँ पर, ये भी काफी खतरनाक ट्वीट इनके द्वारा बोला गया। इनके द्वारा बोला गया अगर हम लोग बैक जाकर देखेंगे 6 साल की हिस्ट्री अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी की, तो जो हमारे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी काफी बड़ा रोल रहा है, और खासकर जो लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा काफी बड़ा रोल रहा है फिलहाल जो हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये यहां पर इनके द्वारा 2 ट्वीट किए गए हैं। जैसे ही इनके ट्वीट के ऊपर यहां पर जो कोर्ट ने कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया, तो हमारी कंट्री भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं यहां पर कि जो इनके द्वारा लिखा गया वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। और कोर्ट को खासकर अगर आप लोग पिछले टाइम में आप लोग देखिए जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन लिए गए उनका एक पैटर्न देखिए, तो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को काफी एक तरीके से नुकसान हुआ है। तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यहां पर देखिए हर एक इंसान को हक है अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का। इस तरीके से आप लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, और हमारी कंट्री की जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क इस तरीके से उठाया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से लाजमी नहीं है, वो सही नहीं है। तो दोनों ही कैटेगरी में लोग डिवाइड हो गए। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोग बताइए। आप लोग क्या लग रहा है कि प्रशांत भूषण साहब के द्वारा जो यहां ट्वीट किया गया है ये सही है, या फिर इसमें कुछ गलती आप लोगों को लग रही है? आप लोग भी अपना विचार यहां पर बता सकते हैं, ये सही है यस या फिर नो। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? क्या इनके ऊपर ये कंटेम्प्ट का चार्ज लगना चाहिए था? तो आप लोगों को ये बताना है यहां पर। हालांकि अभी यहां पर इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं है, जो डिसीजन आएगा वो 5 अगस्त को आएगा। तो 5 अगस्त फिर से एक हिस्टोरिकल डे बनने वाला है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में ही हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 370 है उसमें चेंज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में से, यहां पर बेसिकली उसको अपनी कंट्री में कंप्लीटली मिलाने के लिए। इसके ऊपर भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई सारे मैं कमेंट देख रहा हूं। मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं कि आर्टिकल 370 के साथ में छेड़खानी की गई है। जो छेड़खानी शब्द है इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। छेड़खानी शब्द आखिर क्यों यहां पर बोला जाता है? और मैं एक तरीके से इसको एक तरीके से एक बच्चे के द्वारा कमेंट लिखा गया कि सर यहां पर ये हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीटली विलय कर लिया गया है, क्या आप इससे खुश नहीं है? इससे खुशी, इस पर्टिकुलर मुद्दे की खुशी हर एक इंडियन को है, और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि हमारी कंट्री पूरी यूनाइट हो, इससे ज्यादा खुशी कोई धरती पर कोई हो सकती है? पूरी कंट्री मिलजुल कर रहे। पर लेकिन जो मेन मुद्दा है वो यहां पर यह है कि देखिए एक होता है जबरदस्ती चीजों को करना, एक होता है कि प्रॉपर वे में चीजों को करना। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके चलते हमारी कंट्री का उदाहरण जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में दिया जाता है। तो अगर यहां पर हम लोग किसी के ऊपर कोई इस तरीके से थोप रहे हैं चीजें, तो वो चीजें यहां पर एक तरीके से लाजमी नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं, चाहे वहां हिंदू रहते हो चाहे वहां मुस्लिम रहते हो, वो भी हमारे भाई बहन है, ठीक है। उनके वहां पर भी एक असेंबली होती है जहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो एक तरीके से जनता को उस लेवल पर लेकर चलना, जनता को एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको उस ट्रस्ट में लेकर आना और फिर वहां पर उसको इंप्लीमेंट करना, वो एक प्रोसीजर था। तो जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तो उसके ऊपर कई सारे जो लोग हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो उसका रीजन देखिए, उसका रीजन ये है कि कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं था। अगर ढंग से उसको देखा जाए, या जनता से पूछकर उस तरीके से असेंबली में पास कराकर उसको हटाया जाता। कई सारे लोग ये बोलेंगे कि वो तो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, अब कैसे हो जाता। इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर इतने सारे केस पड़े हुए, पिछले 70 सालों में नहीं निपटे, अब कैसे निपट जाएंगे। तो वो सारे देखिए, वो सारे फालतू के वेग कमेंट होते हैं। अगर आप लोग यहां पर एग्जाम में लिखने जाओगे तो आप लोगों को एक बैलेंस अप्रोच लिखनी पड़ेगी। आप लोग कभी भी उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आप लोग एक बैलेंस अप्रोच लेकर नहीं चलोगे। तो बैलेंस अप्रोच आप लोगों को रखनी पड़ेगी, क्रिटिकल चीजें और दोनों के बीच में, और फिर आप लोगों को एक सजेशन देना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से चीजें हो सकती थी और बेटर तरीके से, जो कि एक प्रॉपर तरीके से चीजें होनी चाहिए। हालांकि जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहे हैं, उसके बारे में अभी कुछ भी बोलना लाजमी नहीं है। पर लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 हमारी कंट्री में जो उसको चेंज किया गया तो वो गलत है। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार है, चेंज होना चाहिए था। पर लेकिन चेंज होने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, ताकि जिसके ऊपर वो इंप्लीमेंट हो रहा है उनको थोड़ी सी शांति वहां पर रहती। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं, आप लोग तो इंडिया की डिफरेंट पार्ट में लाइफ को एंजॉय करें, पर वहां के जो लोग हैं वो उस चीज को झेल रहे हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, वो जो बेचारे पढ़ रहे हैं उनकी क्या गलती है उसमें, वो उस चीज को झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग की जॉब जा चुकी है वहां पर आज की डेट में। हालांकि ऑल ओवर कंट्री में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पर उनके ऊपर एक अलग से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब से वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से एक बैलेंस तरीके से चीजों को लेकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है हमारे जैसी कंट्री के लिए, जहां पर बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के रीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीजन और रिलीजन में डिफरेंस समझिएगा। रीजन है जहां पर रहते हैं, रिलीजन धर्म की बात की जाती है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर कुछ भी शब्द अगर बोलता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कुछ भी गलत बोल रहा हूं, तो उसको जरूर कमेंट कीजिए, उसको फिर वीडियो में एक्सप्लेन
करूंगा, समझाऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कई शब्द मुंह से गलत भी निकल जाते हैं पढ़ाते, जैसे कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम एक्यूरेट होता हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, पर लेकिन तब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बताइए कि सर गलती से ये शब्द आपने बोल दिया, तो उसको फिर रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोनों वे से सीखने का प्रोसीजर है। मैं भी एज ए टीचर मैं भी सीखता हूं आप लोगों से बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारी, हो सकता है कि मेरी लाइफ में वो चीजें न हुई हो, कभी मैंने उन चीजों से मैं गो थ्रू न हुआ हूं, आप लोग उसकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में वो हो गया हो। तो इस तरीके से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके आज के डेट में भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, दादा दादी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दादा दादी आज के डेट में नहीं है। तो जिनके पास में नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि उनके दादा दादी नहीं है। जैसे कि मेरे पास में आज के डेट में दादा दादी नहीं है, ठीक है, तो मुझे समझ में आती है कि हाँ किस तरीके से दादा दादी उस टाइम पर हुआ करते थे। हालांकि दादी तो मैंने नहीं देखी है, दादी तो मेरे फादर ने भी मतलब छोटे थे तब से ही दादी की जो डेथ हो गई थी, पर लेकिन बाबा थे वो बहुत एक तरीके से करीबी थे, उनको बहुत अच्छी चीजें मतलब एक तरीके से मैं दिल से कनेक्ट था उनके साथ में। तो ये चीजें आप लोग समझ पाएंगे, जिनके पास में है वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो इसलिए हर एक इंसान की लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट रहती हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट हो, वो आप लोगों से कोरिलेट ना करें। अगर नहीं समझ में आती है तो उनको कमेंट कीजिए, फिर उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जैसे भी होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज को लेकर। आइए अब केस के बारे में बात करते हैं। हुआ क्या था, वेडनेसडे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुमोटो एक्शन लिया गया। सुमोटो का मतलब होता है अपने आप, यानी कि ना तो वहां पर किसी ने कोई जाकर किसी ने बोला है कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, सुमोटो का होता है अपने आप, ठीक है। तो प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग यहां पर स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो प्रशांत भूषण जो एक लॉयर है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है यहां पर अरुण मिश्रा, ठीक है, BR गवई, इसी के साथ में कृष्णा मुरारी, तो इनके द्वारा यहां पर इशू नोटिस किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसके चलते जो दो ट्वीट थे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, उनके चलते यहां पर यह स्टेप इनके द्वारा उठाया गया। उन्होंने बोला कि हम लोग यहां पर यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी कंट्री में एक कोर्ट इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यहां पर उसकी ऑथोरिटी, उसके डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। एक तरीके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बात करते हैं ना आप लोग, पीएम, तो पीएम पूरा एक ऑफिस है, पीएमओ जिसको आप लोग बोलते हैं। प्रेसिडेंट पूरा एक ऑफिस है, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, पूरा ऑफिस होता है उसके साथ में, और भी बहुत सारे नुमाइंदे उसके साथ में जुड़े होते हैं। इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहां पर एक ऑफिस है पूरा, ठीक है, एक तरीके से। तो पब्लिक की आंखों में उसकी जो डिग्निटी है उसको डिग्रेड करने की कोशिश की गई है, ये बातें इनके द्वारा यहां पर बताई गई हैं। तो पूरी हियरिंग जो होगी यहां पर वो 5 अगस्त को होगी, तो 5 अगस्त को देखेंगे बाकी क्या होगा। अभी यहां पर कुछ मुद्दे समझ लेते हैं। बात करते हैं यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है हमारी कंट्री में 1971 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या स्टार्टिंग से ही ऐसा ही हमारी कंट्री में नहीं, स्टार्टिंग में अंग्रेजों के जमाने में हमारी कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ करता था। 1926 में ये इनेक्ट किया गया था ताकि जो जजेस हैं उनकी जो पावर है उसको थोड़ा डिफाइन किया जा सके। फिर आगे चल के हमारी कंट्री आजाद हुई और उसको रिप्लेस कर दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1952 में। फिर लगा कि कुछ ना कुछ कमियां और खामियां हैं, तो यहां पर कई सारी चीजें फोकस की गई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल 1968 लाया गया, नया ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के द्वारा यहां पर चीजों का एनालिसिस किया गया। और 1971 में हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक नया एक्ट जिसको आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बोलते हैं 1971 का। तो ये हमारी कंट्री में आज के डेट में काम करता है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो तरीके से डिफाइन किया गया यहां पर कंटेम्प्ट को, एक तो बोला गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट और एक बोला गया यहां पर सिविल कंटेम्प्ट, एक बोला गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कहां पर है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो सेक्शन 2A है उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि दो तरीके से होते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। हालांकि यहां पर देखिए क्रिमिनल और जब इसके सिविल के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में एनालिसिस किया गया। कई बार इनको बोला गया कि क्या भैया ये अलग अलग रखने जरूरी है, कि हम लोग इसको मर्ज नहीं कर सकते, एक ही नहीं रख सकते, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि किसको किस में रख दिया जाता है, ठीक है। तो कई बार बोला गया, पर लेकिन लॉ कमीशन ने बोला कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के दिन में इनके ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इसके द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट 1971 में, और बोला गया कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्ट में अमेंडमेंट करने की, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। इसके रीजन बताए गए इनके द्वारा कुछ, जो कि आप लोग यहां पर समझिए। सबसे पहली बात की गई यहां पर हाई नंबर ऑफ कंटेम्प्ट जो केसेस हैं यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सिविल मैटर है यहां पर 96,000, ये 900 1993। इसी के साथ में जो क्रिमिनल कंटेंट है ये 583, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पुराने जो ऑलरेडी यहां पर इसके ऊपर बेस पड़े हुए हैं वो केस, उनको कैसे फिर आप लोग देखोगे, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट, एक और बात आप लोग याद रखिएगा, कंटेम्प्ट का जो यहां पर एक तरीके से पावर होती है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। तो आखिर क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट में होती है? नहीं, उनके बिहाफ में यहां पर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस है वो यहां पर इशू करता है। यानी कि हमारी कंट्री में ओनली दो कोर्ट ऐसे हैं, जो एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया और एक हो गया हाई कोर्ट, जिसमें ये पावर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर किसके हाथ में? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में होती है। नीचे वाले कोर्ट के हाथ में
में नहीं है, नहीं उनके हाथ में नहीं है। उनके लिए जो पावर इशू की जाती है वो हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, यूके में बोला जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा जो है वो अबोलिश कर दिया गया है, पर लेकिन वहां पर अभी कई सारे लॉ ऐसे हैं कि टाइम टू टाइम उनके थ्रू यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा जो है वो इशू किया जाता है। एग्जैक्टली आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पर ये चीजें आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये मुद्दा यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। यही सारी यहां पर बातें बताई गई हैं कि हमारी कंट्री में ये सारे मुद्दे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, और ये जो केस चल रहा है उसी के बारे में ये बातें बताई जा रही हैं। आर्टिकल अभी कई सारे आएंगे, उनके अंदर इतना घुसने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 5 तारीख को यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम जितनी जरूरत चीजें हैं जरूरी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, वो मैं सारी यहां पर आप लोगों के लिए कवर कराता रहूंगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जाने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बोला जा रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंट्री है वो इनेबल करे एक सिक्योर सपोर्ट, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं कि गरीबी मिटानी है, दूसरे बोलते हैं भुखमरी मिटानी है, तीसरे बोलते हैं अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, चौथे बोलते हैं अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यहां पर एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हम लोग रहते हैं वो एक अच्छी जगह, अच्छी दुनिया यहां पर देखने को मिले, तो उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अभी फिलहाल जो लोग हैं आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन चला, लॉकडाउन हालांकि ओपन होना स्टार्ट हो गया, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर सिचुएशन आप लोग समझोगे तो बहुत सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके ऊपर फोकस नहीं है आज के डेट में, और आज के डेट में कोविड-19 पर पूरा फोकस बना हुआ है, जिसके चलते दूसरी बीमारियों को इग्नोर किया जा रहा है। तो यहां पर उसी के चलते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे कि भुखमरी मिटानी है, गरीबी मिटानी है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इग्नोर किए जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कम से कम इनके ऊपर अलग से फोकस देकर चलना पड़ेगा, अगर अब आप लोगों को ये अचीव करना है 2030 तक, जो कि इनका टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इनको अचीव किया जाएगा। अच्छा, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहां पर 2015-16 से स्टार्ट किए गए। इससे पहले कौन से गोल हुआ करते थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है, उनके बारे में भी आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में क्वेश्चन जाकर पूछ रहता है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ऐसे माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पेंडेमिक के चलते आज के डेट में बहुत सारी चीजें जो है वो डिरेल हो गई हैं, यानी कि पटरी से उतर गई हैं। अब उसके लिए अलग से पॉलिसी, एक रिवोल्यूशनरी माइंडसेट चाहिएगा, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग अचीव कर सकें। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे कैसे यहां पर चीजें देखने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो कोविड-19 जैसे ही देखने को मिला, तो एशिया रीजन में और पैसिफिक रीजन में, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके आसपास वाले रीजन में और पैसिफिक रीजन में, अगर आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे यहां पर ये हो गया एशिया वाला रीजन, ठीक है, ठीक है, और पैसिफिक, जैसे कि यहां पर ये वाला रीजन हो गया पैसिफिक, यहां पर पैसिफिक ओशन। तो ये सारा एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में अगर आप लोग यहां पर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर लॉकडाउन चल रहा था। अब लॉकडाउन जो है वो यहां पर ओपन भी किया जा रहा था, तो उसी के चलते यहां पर जो कंडीशन है अब थोड़ी नॉर्मल हो रही है, तो सिचुएशन को समझने की कोशिश की जा रही है। तो बिजनेस जो है उनको एक तरीके से यूजुअल तरीके से स्टार्ट किए जा रहे हैं, पर फिर भी क्या हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी जो कि पटरी से गाड़ी जिनकी उतर चुकी है, तो उसको हम लोग को सोचना पड़ेगा। वर्चुअल हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि भैया अब थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा, इनके ऊपर और फोकस देना पड़ेगा अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं। जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं उस पैटर्न में हम लोग इनको अचीव नहीं कर पाएंगे। कोविड-19 ने ऑलरेडी डिजास्टर फेज स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक जो इंपैक्ट है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के में गरीबी के नीचे पहुंच गए हैं इस बीमारी के चलते, और भुखमरी हाई लेवल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। यानी कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, आप लोगों को ये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हाँ भैया ये मुद्दे हैं जो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, एक टर्म यूज की जाती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को आप लोग एक अच्छी हेल्थ दे दोगे और अच्छी एजुकेशन दे दोगे तो वो एक तरीके से कैपिटल बन जाएगा, यानी कि मनी बन जाएगा। मतलब क्या है, क्योंकि जब अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन होगी तो आगे चलकर इंप्लॉयमेंट यानी कि जॉब मिलेगी उसको, फिर वो पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो फिर इस तरीके से और ज्यादा अच्छी हमारी कंट्री की जो रहन सहन होगा, सोसाइटी का एक तरीके से लेवल
लेवल बढ़ेगा। तो अगर आप लोग ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना दे तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हेल्थ और एजुकेशन को इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की बात की जाती है कि हेल्थ और एजुकेशन को सबसे ऊपर आप लोग को रखना चाहिए अगर आप लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो जिस भी कंट्री में आप लोग जाएंगे जो आज के डेट में अच्छे से डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर ये दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी हमारी कंट्री में भी उन्हीं चीजों पर फोकस देना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इन्हीं चीजों के ऊपर काफी फोकस करता है। इमीडिएट हेल्थ और ह्यूमन जो इफेक्ट है पेंडेमिक का, उसको हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोसाइटी पर भी इंपैक्ट पड़ रहे हैं जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, और इकोनॉमी तो बर्बाद हो चुकी है। गवर्नमेंट और जो सोसाइटीज है एक तरीके से वो ऐसा पॉलिसी का एक तरीके से मैटर फेस कर रही है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ, गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। गवर्नमेंट ने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था इस धरती पर कि ऐसा कुछ होने वाला है कि इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन में हो जाएगा और जो पशु पक्षी हैं वो आजादी से घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं इंसानों को एक तरीके से ये चीजें याद दिला दी कि हाँ, किस तरीके से लॉकडाउन में रहा जाता है, जो पंछियों को पशु पक्षियों को हम लोग कैद बनाकर रखते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा, हालांकि एक नया एक्सपीरियंस रहा। आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसके बारे में पढ़ेगी कभी में कि हाँ 2020 में एक ऐसा साल हुआ करता था जिसने पूरे वर्ल्ड को घरों में बंद कर दिया था। ये अपने ही तरीके का एक अलग तरीके का आप लोगों को यहां पर एक अलग ही तरीका माहौल देखने को मिल रहा है, जो कि फ्यूचर में हो सकता है कि ना देखने को मिले और हो सकता है कि इससे भी खतरनाक देखने को मिले अगर हम नहीं सुधरे तो। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेगुलेटरी और जो फिस्कल चॉइस है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट का जो खर्च करने का तरीका होता है, किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा। क्योंकि 2030 तक हम लोगों का काम है कि हम लोग को पुअर्टी यानी कि गरीबी को इरेडिकेट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफी ट्रबल का टाइम है। क्या हम लोग इसको यहां पर अचीव कर पाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पेंडेमिक ने जो चीजें काफी फर्जाइल बना दी, फर्जिलिटी देखने को मिल रही है, भंगुरता यानी कि गैप देखने को मिल रहा है। जो बोला जा रहा है, जो अचीव किया जा रहा है, एग्जाम मान लीजिए पास में आ रहे हैं तो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को कितना बता रहे हैं, उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लोगों को बता रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बस ये समझो कि आग लगा रखी है, पर लेकिन एग्जैक्टली देखो तो यहां पर किताब लेकर बैठ जाते हैं और साइड में यूट्यूब में गाने चल रहे हैं, मूवी चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं कि आप लोगों को अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि यूट्यूब वगैरह कितना आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि 24 घंटे अगर उस पर बैठेंगे, हर एक चीज के लिए आप लोग वहीं पर ही बैठे रहेंगे, तो वो चीजें देखिए आप लोगों को बर्बाद करके रख देगी। आप लोगों को कुछ टाइम अपने आप को देना है, अपने आप बैठकर पढ़ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो ही आप लोग उनको यूट्यूब पर देखने आइए। और ये भी नहीं कि जैसे डाउट आए एकदम देखने आ गए। A4 साइज शीट पर लिख लीजिए, पहले जो जो आप लोग कर रहे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपने डाउट लेकर बैठ जाइए, फिर उनको क्लियर कर लीजिए। तो ये पैटर्न आप लोग रख सकते हैं अगर आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते। वैसे डाउट तभी क्लियर होना चाहिए तुरंत, पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, देखने कुछ गए और बैठ रहे हैं, बैठ के वहां पर सॉन्ग चल रहे हैं। ठीक है, गए थे वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने की क्या है, कैसे कैसे अचीव किए जाते हैं, कब कितने हैं, और पता चला वहां पर मूवी चल रही है साइड में सिंघम। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो देखने गए वही देखो, बाकी मैप में ऐसी चीजें नहीं होती है। मैप में जो आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चन बोलता हूं, वहां पे जो देखने जाते हो उसके आसपास का भी देखो। तो हर जगह अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। कभी उसको बोलने लगो सर कहीं पर ये बोलते हो, कहीं पर वो बोलते हो, मतलब ऐसे ऐसे भी कमेंट मैंने देखे, ऐसे बोल देते हैं बच्चे कि कभी तो बोलते हो सर आसपास वाली चीजें भी देखा करो। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, जानते हो कि कहां पर आसपास वाली देखने को बोलते हो और कहां पर नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि जो एक तरीके से वर्क करने की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर प्रोग्रेस आप लोग यहां पर देखोगे डेवलपमेंट गोल के बारे में और कितना ज्यादा जरूरी है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में जो इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कि उनके द्वारा अपनी कंट्री में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया है। यानी कि अगर कोई इस कंट्री का सिटीजन है तो उसको हेल्थ केयर सिस्टम जो है फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको कोई भी उसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सली सबको कवर किया जाएगा। इसी के साथ में सोशल प्रोटेक्शन भी स्ट्रेंथ किया जा रहा है, जैसे कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वनरेबल सेक्शन यानी कि जिनको खाने पीने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उसके ऊपर भी यहां पर काम किया जा रहा है। तो एक्यूरेट और रेगुलर डेटा जो है उसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, कितने अच्छे लेवल पर हम लोग ये काम कर रहे हैं और कहां पर क्या क्या कमी है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है, कई बार यहां पर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखिए कि हाँ भैया हम लोगों को यहां पर खाना मिल रहा है, दूसरे कह रहे हैं हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जेंडर बेस यहां पर वायलेंस देखने को मिल रहा है। जब से लॉकडाउन चला है महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जो घर में है, बच्चे घर में, सब घर में, तो 24 घंटे कुछ ना कुछ तो नोटंकी होगी, तो एक दूसरे की लड़ाई होगी। पता चला लूडो के ऊपर लड़ाई होगी। ऐसा भी केस है, एक दिन लूडो के ऊपर बात कर रहा था तो बोल रहे हैं कि सर हमारे घर में डेली लूडो के ऊपर लड़ाई होती है। तो मतलब ये भी एक मुद्दा है आज की डेट में, इसके ऊपर भी केस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट
बोर्ड की लूडो के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो मतलब बिना मुद्दे के लड़ाई हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि लोग बिजी नहीं है, अपने आप को इधर उधर बस बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए मुद्दों को ठीक करने के लिए प्राइवेट के साथ में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जो फाइनेंस करते हैं, ताकि अचीव किया जा सके जो भी यहां पर हमारी सोसाइटी से रिलेटेड क्रिटिकल जो मुद्दे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी, और कोई क्रिएटिव एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन सामने आना चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वो भी यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक तरीके से यहां पर जो ग्राउंड है हम लोग को उसको लेकर चलना है कि प्रोवाइड कराए एक ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादी किरण देखने को मिले, यानी कि निराशा दिखा रहे हैं बस कि भैया बर्बाद हो चुका है सब, अब कुछ नहीं होने वाला है, यहां से तो डूब जाएगी दुनिया, अब कुछ नहीं होगा। वो नहीं कर रहे हैं, ये बोलो जो हो गया वो हो गया, समझ में आता है कि प्रॉब्लम आती है लाइफ में, अब यहां से हम लोग रिकवर करके चलेंगे और चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे। तो ऐसा मुद्दा आप लोगों को रखना है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 क्राइसिस के बारे में कि हाँ एक तरीके से जो आज की डेट में अगर आप लोग देखिए तो लोगों की जो लाइफ है अब उसको इंपावर कैसे करना है, वेल बीइंग के बारे में कैसे बात करनी है, इक्वलिटी के बारे में कैसे बात करनी है, तो ये मुद्दे आप लोग यहां पर लेकर चलने हैं। और इन मुद्दों में दो मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो लोगों के बारे में बात की जाए और एक इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाए। क्योंकि अगर लोगों की हेल्थ और इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो क्राइसिस आता है। जैसे कि हालांकि मैं चलिए बता देता हूं, आज का जो थोड़ा सा कार्टून है उसमें भी वो चीजें दिखाने की कोशिश की गई हैं, यानी कि एक तरीके से इन्वायरमेंट और इंसानों के बीच की जो हरकतें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। कल काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग अपना उसके ऊपर 40 से 50 शब्द लिखिए कार्टून के ऊपर, तो कि आप लोग भी थोड़ा सा समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो तभी आप लोग उसको कल जब समझाऊंगा ना तो आप लोगों ने पहले थोड़ा सोचा होगा उसके बारे में, तो और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो रिवोल्यूशन नीड है यहाँ पर, एक रिवोल्यूशन लाने की, पॉलिसी माइंडसेट और प्रैक्टिस दोनों इंप्लीमेंट होना है। इनकी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। इंक्लूसिव और एक तरीके से अकाउंटेबल गवर्नेंस की जरूरत है। एडेप्टिव इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो कि फ्यूचर के तरीके से अगर कोई ऐसा शोक आता है उसको झेल सके, यानी कि अगर फ्यूचर में भी कोई कोरोना नाम का कोई जानवर आता है उसको रोका जा सके। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, ताकि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है उनकी कम से कम हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जा सके। जिनके पास में पैसा है भैया वो तो करा ही लेंगे हर जगह जाकर इलाज, तो समझना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी जहां पर भी नीड है वो आप लोगों को लाना पड़ेगा। यानी कि अब तक जो चीजें रुकी हुई हैं वो सारी आप लोगों को ढंग से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। कई सारी कंट्री ऐसी है एशिया और पैसिफिक रीजन में जो आज के में इन चीजों को अचीव कर रही है, इनके ऊपर फोकस कर रही है। ग्रीन रिकवरी के बारे में बात की जा रही है, इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलने, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारानी है यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार बोलते हैं, तो वो यहाँ पर कई सारी कंट्री इंप्लीमेंट कर रही है रियलिटी में। साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो उसके द्वारा भी एक न्यू डील देखने को मिली, उसने अपने आप को आगे चलकर दो पिलर पे रखने की बात की जा रही है। एक तो डिजिटलाइजेशन, यानी कि एक तरीके से अपना जो पूरा फोकस है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर है, यानी कि एक तरीके से डिजिटल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये साउथ कोरिया खुद बोल रही है, तो इस तरीके से हम लोग भी उनके जिस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें उनसे सीख सकते हैं, अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो कि सस्टेनेबल अप्रोच लेकर चल रही है फिशरी मैनेजमेंट में, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस मछलियां निकाली जा रही है, उनका कंप्लीटली दोहन किया जा रहा है। जितनी जरूरी है उतनी ही निकालनी है, बाकी थोड़ा सा फोकस भी रखना है कि खत्म ना हो जाए वहां से। इंडिया के ऊपर भी फोकस किया गया, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगाया गया यहां पर हमारी कंट्री में, पर्टिकुलर रीजन में। कहां पर लगाया गया, मैंने अभी जो हमारी सेकंड वीडियो आती है PIB और न्यूज एनालिसिस वाली, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो उसके बारे में बताइए आप लोगों को कहां ये लगाया गया। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, क्वेश्चन के आंसर जरूर देने, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं फिर पूछते हैं, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं पूछते हो। क्वेश्चन देखिए पूछने में तभी मजा आता है जब आप लोग आंसर देते हैं, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी कि मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूं, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए बोलता हूं तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस आंसर लिख रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में उनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर बोलेंगे हम भी तो लिखते थे। भैया तुम थे बरसाती मेंढक, जो टाइम हुआ तो आ गए कभी कभी और फिर पता चला फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली कैटेगरी के हैं आप लोग। तो उस तरीके से अगर उस वाली कैटेगरी में तो आप लोगों का मेरिट में नाम होने का ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ता है लाइफ में कुछ अचीव करना है, ये नहीं कि आज किया और बस फिर 4 दिन के लिए मना कर दी, उससे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है लाइफ में। चाइना के बारे में अगर बात करें, वो भी मोर जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। यूनाइटेड नेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो वहां पर भी आप लोग काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, सपोर्ट चीजें एक तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि कंट्री जो है वो सिक्योर और सपोर्ट हो सके यहाँ पर, तो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अचीव किया जा सके अच्छे लेवल पर। तो एक तरीके से यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप लोग का आर्टिकल था यहाँ पर इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या लोग कर रहे हैं और हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर हांगकांग के बारे में बात कर रहे हैं। हांगकांग के लिए यहां पर अभी देखिए क्या क्या कंडीशन है वो आप लोग तभी समझ पाएंगे। हांगकांग को बोला जा रहा है कि नई कॉलोनी सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। क्या मतलब है इसका, आप लोग समझिए।
आज की डेट में हांगकांग आप लोग देखिए अपनी प्यारी कंट्री होगी, ये चाइना हो गया, यहां पर आप लोगों को हांगकांग देखने को मिलेगा। हांगकांग को 1997 में यहां पर ब्रिटेन यानी कि यूके के द्वारा चाइना को ट्रांसफर किया गया था, और जब ट्रांसफर किया गया था तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि हांगकांग का जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन रहेगा, यहां पर सेपरेट गवर्निंग बॉडी रहेगी, यहां पर इसकी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट रहेगा मेनलैंड चाइना से। तो सारी चीजें यहां पर बोलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कंट्री तो एक होगी चाइना पर, लेकिन सिस्टम दो होंगे इसके अंदर। हांगकांग का अलग सिस्टम होगा, आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ज्यादा, ये बोला गया यहां पर। तो चाइना ने भी यहां पर बोला कि ठीक है भैया, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा ही मान लेते हैं। पर लेकिन फिर चाइना काफी लंबे समय तक ये चीजें मानने वाला नहीं था। चाइना ने इनके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, यहां पे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो देखने को मिला वो इसलिए था कि हांगकांग में अगर कोई चाइना के खिलाफ कुछ गलत शब्द बोलता है तो उसको चाइना में ले जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह कि हांगकांग के लोगों को चाइना में ले जाकर सजा दी जाएगी, ऐसा बोला गया। तो लोग सड़कों पर उतरे, यार ऐसे तो ये कुछ भी नहीं बोलने देंगे, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी नहीं रहने देंगे, बार बार हमारे ऊपर इस तरीके के मुद्दे उठाकर हम लोग यहां पर सप्रेस करते रहेंगे। तो ये चीजें देखने को मिली। तो कंट्रोवर्शियल एक्सट्रेडिशन जो बिल था वो देखने को मिला, वोटर रिवॉल्यूशन यहां पर निकल कर आया। तो ये सारी चीजें यहां पर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। पर्ल रिवर की स्टोरी है यहां पर, उस पर हांगकांग आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो मुद्दा है अभी यहां पर, ये अभी रिसेंटली यहां पर जो चाइना के एम्बेसडर है हमारी कंट्री में, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, बोला गया हम लोग हांगकांग को एक अच्छी कंट्री बनाना चाहते हैं, एक अच्छा पार्ट अपनी कंट्री का बनाना चाहते हैं, एक प्रॉपर सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, प्रॉपर स्टेब्लिशमेंट लाना चाहते हैं। जैसी हमारी इमेज हो रखी है हांगकांग को लेकर, हम लोग वैसे नहीं है। तो देखिए ये उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि चाइना कैसा है, चाइना के बारे में किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सबको दिखता है चाइना कैसा है, वो क्या हरकतें कर रहा है। जो एरिया उसकी बाउंड्री से नहीं मिलते हैं वो उन एरिया को नहीं छोड़ रहा है, अपनी बाउंड्री से मिले हुए एरिया को क्या छोड़ेगा वो। तो ये हरकतें जो चाइना कर रहा है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सेप्ट करने लायक नहीं है एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। तो ये भी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में इंडिया के पास भी ऑप्शन रहता है कि चाइना का ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेकर चले, और ताकि इसको यहां पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे मुद्दे हैं यहां पर जो घुमा फिराकर दिखाने की कोशिश की जा रही है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए जब भी कोई ऐसी मुद्दा बनता है ना, आप लोग ये समझिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना ऐसा ये कर रहा है कि जो उसकी गंदी हरकतें हैं उन पे थोड़ा सा पर्दा डाला जा सके, यानी कि रियलिटी को छिपाने की कोशिश की जा रही है घुमा फिराकर, आप लोग ये बोल सकते हैं। चाइना के एम्बेसडर ने आर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि उनकी इमेज थोड़ी सुधर सके। इमेज तो तब सुधरेगी ना जो गंदी हरकतें कर रहे हो उनको छोड़ो, यानी कि भूटान की जो टेरिटरी है उसमें जाके आप लोग बोल रहे हो मेरी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी को अपना बोल रहे हो। साउथ चाइना सी में अगर आप लोग जाओ तो वहां पर उसका पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें सारे एरिया को आप लोग अपने अंदर एक तरीके से समेटने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे एरिया आप लोग अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हो और आप लोग ऐसी बातें बोल रहे हो कि चीजें जो है वो सही होती जा रही है, यहां पर सही है एक तरीके से। तो भैया चलिए जो आप लोगों ने पहले किया वो समझ में आता है, पर लेकिन अब तो कम से कम सुधरो। आप नए नए क्लेम कर रहे हो नई नई टेरिटरी के लिए, तो ये कितने हद तक सही है तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। लेक्चर तभी शेयर करना है अगर पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, और इसी के साथ में डिसलाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है डिसलाइक क्यों किया, फीडबैक देके जाना है ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए यार, दिल से इतना खुशी मिलेगी ना, उसके साथ में किसी चीज को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।